हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर न्यू चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है। अगर हम देखें थर्मोडायनेमिक्स, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है थर्मो, सेकंड वर्ड है डायनेमिक्स। थर्मो का मीनिंग होगा हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब है रिलेटेड टू द मैकेनिक्स। करेक्ट, तो थर्मो मीन्स रिलेटेड टू द हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स रिलेटेड टू द मैकेनिक्स। Thermodynamics is a branch of science. It deals with the energy and interact with the object. तो कैसे एनर्जी ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्ट करेगी, इसके बारे में हम इस चैप्टर के में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, थर्मो का मतलब क्या है, डायनेमिक्स का मतलब क्या है, और हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हमने किसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोला हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर or a region in a space upon which attention is concentrated for the analysis of the problem. करेक्ट, तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है या स्पेस हो सकता है। करेक्ट, उस जिस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और जिस चीज पर भी हम एनालिसिस कर रहे हैं दैट इज नॉन आर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मेरे पास बोतल है। करेक्ट, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसके प्रेशर में क्या वेरिएशन आएगा, वॉल्यूम में क्या वेरिएशन होगा। करेक्ट, तो इस चीज का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। करेक्ट, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ तो ये मेरा सिस्टम हो जाएगा। मैं इस पेन की एनालिसिस कर रहा हूँ, दैट इज माय सिस्टम। करेक्ट, तो जिस जिस रीजन पर भी हमें एनालिसिस करना है दैट इज आर द सिस्टम। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हमने किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोला हुआ है। जैसे मान लो कि एक आर्बिट्री शेप हम लोग लेते हैं रीजन, और मुझे इसकी एनालिसिस करनी है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय सिस्टम। ये मेरा सिस्टम होगा। करेक्ट, तो ये हो गया सिस्टम। अब इसके जो बचा हुआ होगा सिस्टम, ये सिस्टम बोल दिया जैसे इस बोतल को, ये सिस्टम हो गया, इसकी एनालिसिस कर रहा हूं। अब इसके बाद में जो बचा हुआ है दैट इज नॉन एज व्हाट, इट इज नॉन एज द सराउंडिंग, उसे हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। करेक्ट, तो वो हो जाएगा हमारा सराउंडिंग। करेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा सराउंडिंग। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करेगा दैट इज नॉन एज द बाउंड्री, इसको हम लोग बाउंड्री बोलेंगे। बोलो, ये चीज क्लियर है। तो सिस्टम जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, करेक्ट, दैट इज नॉन एज अ सिस्टम। ये कोई स्पेस हो सकता है या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर भी हो सकता है। और सिस्टम को अलावा जो भी बच जाएगा उसे सराउंडिंग बोलेंगे। करेक्ट, और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा उसे हम लोग बाउंड्री बोलेंगे। सो एवरीथिंग आउटसाइड द बाउंड्री इज द सराउंडिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर हम सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दें तो बन जाता है यूनिवर्स। करेक्ट, तो सराउंडिंग और थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा हमारा यूनिवर्स, और हम लोग मान के चलेंगे यूनिवर्स एक ही है यहाँ पर। करेक्ट, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाना, पैरेलल यूनिवर्स वगैरह ये नहीं समझना है। करेक्ट, सिर्फ एक ही यूनिवर्स मान के चलेंगे हम लोग। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। और यूनिवर्स सिर्फ एक ही है, ऐसा अभी मान के हम लोग चलेंगे इस चैप्टर में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, टाइप्स ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में भी। करेक्ट, तो हमने टोटल 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया है थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। फर्स्ट है हमारा ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम एंड थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। करेक्ट, आइसोलेटेड सिस्टम को हमने एक पार्ट में और डिवाइड किया है। करेक्ट, उसे हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। ऑलराइट, सो मेनली हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर ओपन सिस्टम की बात करें, सो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ मास। करेक्ट, तो दोनों चीजें पॉसिबल होंगी। अगर ओपन सिस्टम का हम एग्जांपल लें तो क्या हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि एक कप ऑफ टी है। करेक्ट, तो एक कप ऑफ टी है या कप ऑफ कॉफी है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ओपन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर मास का ट्रांसफर भी हो रहा है एंड हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है, दोनों का ट्रांसफर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो अगर कोई भी ओपन सिस्टम होगा तो वहां पर मास भी ट्रांसफर होगा और हीट भी ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें ट्रांसफर होती हुई नजर आ रही हैं। करेक्ट, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ओपन सिस्टम। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ओपन सिस्टम। करेक्ट, हम एयर को इन कर रहे हैं, करेक्ट, और आउट भी कर रहे हैं।
सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ओपन सिस्टम। एयर कंडीशनर हो सकता है, करेक्ट। एयर कंडीशनर भी क्या कर रहा है, एयर इन हो रही है ना, तो यहाँ पर रूम के अंदर एयर आ भी रही है, करेक्ट। तो एयर कंडीशनर को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम बोल सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी हो गई, एयर कंडीशनर हो गया, ये सारे हमारे ओपन सिस्टम के एग्जांपल हो गए। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर कर रहा होगा, उसे हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ मास, करेक्ट। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ मास, मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर यहां पर हो सकती है। अब इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं बट मास ट्रांसफर नहीं हो सकता क्लोज सिस्टम में से। तो जैसे कप ऑफ टी है, आप इसे क्लोज कर दो, अभी ओपन थी, अब आप इसे क्लोज कर दो, अच्छे से पैक कर दो ऊपर से। अब जैसे आप ऊपर से पैक कर दोगे तो फिर क्या होगा, जैसे आप इसे पैक कर देते हो, अब हीट का फ्लो नहीं हो पाएगा, करेक्ट, अंदर से बाहर। सॉरी, हीट का फ्लो तो हो पाएगा पर मास ट्रांसफर अब नहीं हो पाएगा, तो मास ट्रांसफर यहाँ पर जीरो हो जाएगा। हीट ट्रांसफर तो अभी भी करेक्ट होगी, तो अभी वो जीरो नहीं होगी। तो इसे आप कवर कर दो तो मास नहीं होगी, क्योंकि अभी क्या था, जब ओपन थी तो जो मास था वो वेपर के फॉर्म में जा रहा था, बट यहाँ पर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडियाबेटिक सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। अगर हम एडियाबेटिक सिस्टम की बात करें तो एडियाबेटिक सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर है वो जीरो होगा, मतलब आप हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन वर्क ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑलराइट, तो एडियाबेटिक सिस्टम में वर्क ट्रांसफर आप कर सकते हो लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एग्जांपल देखते हैं एक एडियाबेटिक सिस्टम का। तो एक थर्मो फ्लास्क ले लेते हैं। थर्मो फ्लास्क का हम लोग यूज करते हैं जैसे गर्मियों के टाइम में वाटर को ठंडा रखने के लिए, और सर्दियों के टाइम में चाय को गर्म रखने के लिए। वो ना तो हीट सप्लाइड होने देगा बाउंड्री से, और ना ही हीट रिजेक्ट होने देगा, करेक्ट। तो थर्मो फ्लास्क हमारा एक एडियाबेटिक सिस्टम हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं होगी सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, लेकिन वर्क ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा हॉल बनाऊं और यहाँ पर लगा दूं एक टरबाइन और इसे रोटेट करूं, तो मैं यहाँ पर जब इसे रोटेट कर रहा हूं तो मैं वर्क ट्रांसफर कर रहा हूं, करेक्ट। तो मैं सिस्टम के अंदर वर्क ट्रांसफर तो कर रहा हूं लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो ये हमारा एडियाबेटिक सिस्टम होगा, करेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं ओवन की। ओवन का यूज हम लोग किसमें करते हैं, खाना बनाने में, करेक्ट। जैसे पिज्जा वगैरह बनाना है, बेकिंग करनी है, तो हम ओवन का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ओवन। लेट सपोज इसमें हम लोग बना रहे हैं पिज्जा, तो यहाँ रख देते हैं पिज्जा। तो ये है हमारा पिज्जा, करेक्ट। अब यहाँ पर है फ्लामेंट। ऑलराइट, सो इस ओवन के अंदर कुछ गैस भी है। मान लेते हैं इसके अंदर है कुछ एयर। अब इसमें हमने करा करंट सप्लाई हाई, तो करंट फ्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो बाउंड्री से इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। और ये है हमारा सिस्टम, ये हो गई बाउंड्री। ये है हमारा सिस्टम, करेक्ट। तो ये हो गया सिस्टम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बाउंड्री को पास कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब वर्क ट्रांसफर हो रहा है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन बाउंड्री को पास करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो मतलब हम लोग बोलेंगे वर्क ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर वर्क ट्रांसफर जीरो नहीं है, हम वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर जीरो है। हम सिस्टम में कोई भी हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। इस सिस्टम में वर्क ट्रांसफर हो रहा है बट हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है।
तो ये जो हमारी बाउंड्री है वो कैसी होती है, इंसुलेटेड बाउंड्री होती है। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, वर्क ट्रांसफर किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों जब क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब हम लोग वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं और हीट ट्रांसफर यहाँ पर 0 है। ऑलराइट, तो अगर कोई मुझसे पूछे ओवन में मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क ट्रांसफर कर रहा हूँ, हीट ट्रांसफर 0 है। अगर मैं ओवन को सिस्टम मान के चलूँ तो मैं ओवन के अंदर वर्क ट्रांसफर कर रहा हूँ लेकिन हीट ट्रांसफर 0 है। लेकिन यहाँ पर पिज्जा भी रखा है तो कुकिंग तो हो रही है यहाँ पर। अब कुकिंग कैसे हो रही है, उसके लिए तो हीट की जरूरत है, तो हीट तो ट्रांसफर यहाँ पर हो रही है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में यहाँ पर, जब ये इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से पास होंगे तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी होगी वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। करेक्ट। तो अब अगर मैं इस एयर को सिस्टम मानो तो एयर में हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ओवन के अंदर हम लोग वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ओवन में वर्क ट्रांसफर हो रहा है और एयर में हीट ट्रांसफर हो रही है। और अगर मैं इस पिज्जा को सिस्टम मान लूं, इस पिज्जा को मैं सिस्टम मान लूं, सिस्टम क्या है जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। करेक्ट। अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं पिज्जा को, तो पिज्जा में क्या हो रही है, क्योंकि फिलामेंट्स गर्म होकर हीट सप्लाई कर रहा है एयर को और एयर हीट सप्लाई करेगी पिज्जा को। करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग अगर पिज्जा को सिस्टम माने तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एडियाबेटिक सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि पिज्जा में हीट ट्रांसफर हो रही है। ऑलराइट, तो ओवन हमारा एक एडियाबेटिक सिस्टम है, लेकिन अगर मैं एयर को सिस्टम एज्यूम कर लूंगा तो वो एक हमारा एडियाबेटिक सिस्टम नहीं होगा, और पिज्जा को भी करता हूँ तो वो भी हमारा एडियाबेटिक सिस्टम नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एडियाबेटिक सिस्टम के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है, हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, वर्क ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट ट्रांसफर होगी और ना ही वर्क ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर भी 0 और वर्क ट्रांसफर भी 0 होगा यहाँ पर। तो हीट ट्रांसफर भी 0 एंड वर्क ट्रांसफर भी 0 होगा। करेक्ट, आइसोलेटेड सिस्टम है। एग्जाम्पल अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो हम सिंपली थर्मोफ्लास्क को ले सकते हैं और इसमें कोई भी वर्क ट्रांसफर ना किया जाए, मतलब इस टरबाइन को यहाँ से रिमूव कर दो, आप इस टरबाइन को यहाँ से हटा दो, तो सिंपली जो हमारे पास थर्मोफ्लास्क होगा तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, दूसरा एग्जांपल लें, जैसे थर्मोफ्लास्क तो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, हमने बात कर ली। करेक्ट, उसमें अगर हम कोई भी टरबाइन कनेक्ट ना करें तो आइसोलेटेड सिस्टम है। दूसरा एक एग्जांपल है यूनिवर्स। हम इस यूनिवर्स को भी आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो सिर्फ एक ही है, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर ही है। ऑलराइट, तो सब कुछ अगर यूनिवर्स के अंदर ही है और यूनिवर्स अगर एक ही है तो यूनिवर्स के बाहर हम कुछ ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। तो इस यूनिवर्स को भी हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी कि एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा। इसे नोट कर लो। Now we will discuss about the properties of the system. So what is the properties of the system? It is the characteristics of the system. करेक्ट, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया। करेक्ट, तो ये सब क्या है हमारी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द सेकंड है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसे बोलेंगे, जो हमारी मास पे डिपेंड ना करे, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, विस्कोसिटी हो गया। तो ये सबके सब हमारे मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि बात करें टेम्परेचर की, तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट का जो टेम्परेचर है वो सेम ही रहेगा। करेक्ट, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। सेम थिंग डेंसिटी के साथ में भी होगी। करेक्ट, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो हर जगह वो सेम ही रहने वाली है। सो इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड द मास। सेकेंड बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होंगी जो मास पर डिपेंड करेंगी, जैसे वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया और मास हो गया। तो मास पर डिपेंड करेगा ही। करेक्ट, और हम लोग बोल सकते हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट के बारे में। सो अगर स्टेट की बात हम लोग करें, सो इट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम।
जैसे कि अभी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था, करेक्ट। अब हम लोग स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एक पिस्टन सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर और ये है हमारा पिस्टन, और इसके अंदर कुछ वेपर है, कोई गैस भी बोल सकता है, करेक्ट। इस टाइम पर यहाँ पर कुछ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होगा सिस्टम का, और ये है हमारी स्टेट नंबर 1, ये हमारी स्टेट 1, करेक्ट। तो यहाँ पर स्टेट 1 पे कुछ प्रेशर होगा इसके अंदर गैस का, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर होगा। अब क्या करना है, हमें स्टेट को चेंज करना है। स्टेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, तो जैसे हम इसे एक्सपांड करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा और हमारा प्रेशर चेंज होगा। तो स्टेट 2 पर कुछ अलग थी प्रॉपर्टी और स्टेट 1 पर कुछ अलग थी कंडीशन। तो स्टेट को हमने क्या बोला, इट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर प्रेशर लेट्स सपोज P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया एंड टेम्परेचर T2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस के बारे में। सो व्हाट इज द प्रोसेस? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द प्रोसेस। स्टेट का बदलना ही क्या है, हमारा प्रोसेस है। तो ये हमें याद रखना है कि स्टेट का चेंज होना ही क्या है, प्रोसेस है। तो हम लोग एक पिस्टन सिलेंडर लेते हैं और उससे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास में एक सिलेंडर है और ये है हमारा पिस्टन। तो लेट सपोज अभी पिस्टन यहाँ पर है और इसके अंदर गैस फील्ड है, और ये है हमारी स्टेट 1। ये स्टेट 1, तो स्टेट 1 पे कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर होगा, करेक्ट। अब जब ये पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाएगा, तो जब ये पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा। तो लेट सपोज अब है प्रेशर P2, वॉल्यूम है V2 एंड टेम्परेचर है T2, करेक्ट। तो मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 का डेटा पता है। अब लेट सपोज मुझे एक प्लॉट करना है, एक ग्राफ। मैं एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो अब मुझे ग्राफ बनाना है, एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, एक पीवी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हमारे पास स्टेट 1 और स्टेट 2 का तो डेटा है, लेकिन इन बिटवीन स्टेट 1 और स्टेट 2 क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो स्टेट 1 और स्टेट 2 पर हमने प्रेशर और वॉल्यूम मेजर कर लिया। हमें पता है कि यहाँ पर P1 है, वॉल्यूम V1 है, करेक्ट। स्टेट 2 पर प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन इन बिटवीन स्टेट 1 और स्टेट 2 है, ये हमें नहीं पता। अगर ये नहीं पता तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, करेक्ट। तो हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में क्या हो रहा है। तो अगर हमें ये नहीं पता है तो हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा, करेक्ट। ये हमें पता करना पड़ेगा स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में प्रेशर, वॉल्यूम क्या है। और ये स्टेट 1 स्टेट 2 के बीच में ऐसी n नंबर ऑफ स्टेट आएंगी, करेक्ट। तो हम इस पिस्टन को बहुत स्लोली स्लोली मूव करवाएंगे, और पिस्टन का बहुत ही स्लोली स्लोली मूव करना, करेक्ट, जो प्रोसेस फिर होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। उसका हमने एक नाम रखा हुआ है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा आपको, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती है, इसमें अजम्पशंस होता है कि ये बहुत ही स्लो होती है, वेरी स्लो। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होगी, करेक्ट। ऐसा मान के अज्यूम करके चलेंगे कि जब पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 पर आ रहा है, बहुत ही स्लोली स्लोली आ रहा है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और इसके बीच में n नंबर ऑफ स्टेट हमें मिली है, और इन सभी स्टेट में जो हमारा सिस्टम है
वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। करेक्ट। जो हमारा सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मेजर करते हैं, उस टाइम पर सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, तभी उस रीडिंग का मतलब है, उसका सेंस है। ऑलराइट। तो हमने अज्यूम किया कि जो हमारी प्रोसेस हो रही है वो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है। अगर क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है तो ये पिस्टन बहुत ही स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। तो अगर बहुत ही स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो हमारे पास में अब सभी स्टेट का डेटा पता होगा। करेक्ट। तो हम इजिली अब ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो मतलब अगर हम क्वाजीस्टैटिक अज्यूम ना करें तो ग्राफ बनाना पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट। तो अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो मतलब आपने ये एजम्पशन लिया हुआ है। रियली में प्रोसेस बहुत स्लो नहीं होती है। जैसे हम लोग रियल प्रोसेस की बात करें, एक इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें जिसका यूज हम लोग करते हैं अपनी कार में और बाइक में और स्कूटी में। करेक्ट। इन सभी में हम लोग इंटरनल कंबशन आईसी इंजन यूज करते हैं, तो उसमें भी पिस्टन सिलेंडर होता है। तो वो जो पिस्टन होता है बहुत ही फास्ट मूव कर रहा होता है। करेक्ट। बहुत स्लो मूव नहीं कर रहा होता, नहीं तो कार हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, बाइक हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, स्कूटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो बहुत ही स्लोली स्लोली मूव कर रहा होता है वो, सॉरी, बहुत ही फास्ट मूव कर रहा होता है वो। बट हम लोग अज्यूम क्या करते हैं, अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखोगे उसके कई ग्राफ होते हैं। करेक्ट। तो उनमें सभी में हमने अज्यूम किया हुआ है कि क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है, मतलब हमने अजम्पशन लिया हुआ है। बट रियल में स्लो नहीं होता है। करेक्ट। क्योंकि अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो अज्यूम करना जरूरी है। ऑलराइट। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें ये अजम्पशन लेना होगा। अब अगर टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। करेक्ट। ये सारी प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। राइट। जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 टाइप्स प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारा पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गया, करेक्ट, और बहुत ही स्लोली स्लोली गया, तो अगर बहुत ही स्लोली स्लोली जाएगा तो सिस्टम और सराउंडिंग के पास सफिशिएंट टाइम है कि वो हीट एक्सचेंज कर लें। करेक्ट। तो वो हो जाएगी हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। और बहुत ही फास्ट अगर जाता है ना, पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 पे बहुत फास्ट जाता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के पास टाइम ही नहीं होगा कि वो हीट एक्सचेंज कर पाए। तो वो जो प्रोसेस होगी वो होगी एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होती। अगर कोई भी प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो रही है तो आप उसे एडियाबेटिक बोल सकते हो, बहुत ही स्लोली हो रही है तो उसे आप आइसोथर्मल बोल सकते हो। अगर स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गए और प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसे आइसोबारिक बोलेंगे, और स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गए और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उसे आइसोकोरिक बोलेंगे हम लोग। तो इन सभी प्रोसेस के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा प्रोसेस क्या होती है। जब कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग एक अजम्पशंस लेते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है वो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है। तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट। सो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसमें। अब हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, है ना। सो अगर प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, सो क्या मैं लिख सकता हूँ V बाई टी इक्वल टू एन आर बाई पी। अब P कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट। N अमाउंट ऑफ गैस है वो आप बदल नहीं रहे, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, P तो कांस्टेंट है ही है। तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, और जो V बाई टी का रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। दो चीजें हमें यहाँ पर समझ में आ रही है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अब जैसे कि मुझे ग्राफ प्लॉट करने हैं तो लेट्स सी कैसे ग्राफ हमें मिलेंगे यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेट सपोज मुझे ड्रॉ करना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। तो उसे ड्रॉ कर लेते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम।
तो देखो हमें ड्रॉ करना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। तो इस एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया और यहाँ पर मैंने वॉल्यूम ले लिया। सो अभी अभी हमने बात करा आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से। करेक्ट है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाएंगे आइसोबारिक के लिए तो ऐसा बनेगा। करेक्ट, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो ऐसा, और कंप्रेशन होगा तो ऐसा। एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगा। अब सेकंड ग्राफ देख लेते हैं। करेक्ट, सो सेकंड ग्राफ हम देखते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं। करेक्ट, सो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर। अब हमें पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, ये ऑलरेडी हमने बात करी, Pv इक्वल टू nRT है, p कांस्टेंट को v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। तो और हम ग्राफ किसका बना रहे हैं, हम वर्सेस p वर्सेस t बना रहे हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट हमें यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर कैसा ग्राफ हमारा बनना चाहिए। तो दोबारा से एक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को। करेक्ट, देखो ऐसा ग्राफ बन जाएगा हमारा दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्लियर हो रहा है, तो इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट है। तीसरा ग्राफ हम लोग बनाते हैं यहाँ पर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। सो लेट्स सी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कैसा ग्राफ हमारा बनेगा। नेक्स्ट ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। करेक्ट, सो देखो इसमें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है एंड ये कांस्टेंट है। करेक्ट, मतलब v बाई टी क्या है, ये स्लोप ही तो है। अगर आप v वर्सेस t ग्राफ बना रहे हो तो v बाई टी यहाँ पर क्या होगा, स्लोप होगा। और ये स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है ना, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो जो स्लोप रहेगा v वर्सेस t ग्राफ का वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। करेक्ट, तो इसका जो ग्राफ हमारा बनेगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का। ये हमारा ग्राफ बनेगा। करेक्ट, तो जिस टाइप से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। अब जैसे आपको ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो आप करोगे एन आर बाई पी से, क्योंकि वी बाई टी क्या स्लोप है, तो टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द एन आर बाई पी। तो यहाँ से आप ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो स्लोप का। तो टेन थीटा ही क्या है, स्लोप है, और ये हमारा वी बाई टी के बराबर है, और ये कांस्टेंट भी है। करेक्ट, और इसका अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। बोलो क्लियर है ये। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा हमारा कांस्टेंट। करेक्ट, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन भी हमें पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। करेक्ट, एक रिलेशन तो ये पता चल रही है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो इसमें हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं P वर्सेस V, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसे होगा। तो आप सोचो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनना चाहिए यहाँ पर। देखो, क्योंकि ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हम लोग बना रहे हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसमें हम लोग ग्राफ कैसा ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, कांस्टेंट वॉल्यूम। करेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम है यहाँ पर। तो लेट सपोज हम लोग ए टू बी जाए या बी टू ए आए, जो वॉल्यूम रहेगा वो हमारा सेम ही रहा है, वी नॉट, वो नहीं बदला है, स्टेट ए पर और स्टेट बी पर सेम ही है। करेक्ट, तो इस तरीके से हमारा पीवी डायग्राम बनेगा आइसोकोरिक के लिए। नेक्स्ट अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ पीटी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो कैसा बनेगा, तो लेट्स सी कैसा बनेगा।
अब नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हमें बनाना है। तो लेट्स सी कैसा बनने वाला है ये। देखो कैसे बनाएंगे इसको। अब हमें ये रिलेशन तो पता है ना, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस। करेक्ट, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनना चाहिए। करेक्ट, और इसको आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, और अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो ये भी कर सकते हो आप। ये हमने पहले भी किया था, अगर आपको याद हो आइसोबारिक में। कैसे करेंगे इसमें, देखो P वर्सेस T है, तो P वर्सेस T, P बाई टी इक्वल टू आप लिख सकते हो एन आर बाई वी। तो P बाई टी कैन बी रिटन एज एन आर बाई वी। करेक्ट, सो और ये क्या होगा एन आर बाई वी, ये हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर V कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा हमारा कांस्टेंट है। तो P बाई टी जो दिख रहा है आपको, वो भी कांस्टेंट होगा। मतलब आप बोलो तो स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट होगा, आप ये बोल सकते हो। तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, इक्वल टू टेन थीटा। करेक्ट, और यहाँ से ही आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ऑलराइट, ये रिलेशन हो गई हमारे पास में। अब एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं हम लोग, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। एक ग्राफ और भी हो सकते हैं। करेक्ट, एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। तो लेट्स सी वो कैसा बनेगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा होगा। ऑलराइट, तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ ये बन जाएगा। मान लो ये स्टेट ए, ये स्टेट बी। करेक्ट, तो वॉल्यूम ए और बी पर सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एंड वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो आइसोथर्मल में क्या होगा, अगर आप ध्यान दो तो क्या होगा आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। करेक्ट, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर दोबारा से अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करूँ, तो टी तो कांस्टेंट है यहाँ पर। करेक्ट, तो मैं ये लिख सकता हूँ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। करेक्ट, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ P1 इक्वल टू P2 V2। एक रिलेशन ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1 होगा। तो कहीं अगर ऐसी जरूरत है कि P1 बाई P2 को रिप्लेस करना है V2 बाई V1 से, तो वो भी कर सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ रही है। दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है कि जो इसका ग्राफ बनेगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, वो कैसा बनेगा, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी हमें मिल रहा है ना। तो एक हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ हमें यहाँ पर मिलना है बिटवीन द पी एंड वी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन तो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। करेक्ट, यस, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट पेज ले लेंगे। ओके, सो क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। करेक्ट, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं प्रेशर वर्सेस, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर लें या प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर लें। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर लेते हैं या प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर लेते हैं, जो भी अच्छा लगे उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो P वर्सेस V का अगर ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच में तो हमें रिलेशन पता ही है, इनवर्स रिलेशन है, हाइपरबोलिक बनेगा ग्राफ। तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे। करेक्ट, इस टाइप का ग्राफ हमारा हो जाएगा।
तो ये है हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। बोलो ये चीज क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। इसको ड्रॉ करते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर को। ये तो बहुत इजी हो जाएगा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखना है ना। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में ड्रॉ करना है और इस ग्राफ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो कैसी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए सोच के देखो। एक वर्टिकल लाइन, जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो स्टेट ए है और स्टेट बी है, करेक्ट, स्टेट ए से लेकर स्टेट बी तक अगर आप ध्यान दो टेम्परेचर कांस्टेंट ही हमारा रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर दी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एक ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट। पीटी हो गया, पीबी हो गया, एक वीटी ग्राफ और देख लेते हैं। तो वैसे तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा वीटी ग्राफ कैसा बनना चाहिए, क्योंकि इसमें भी टेम्परेचर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है ना। तो अगर मैं वीटी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, वीटी, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो फिर से एक वर्टिकल लाइन होगी। और अगर मैं टीवी डायग्राम बनाऊंगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर टीवी डायग्राम बनाता तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, करेक्ट। तो इस टाइप की हमारा ग्राफ बनेगा फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये भी क्लियर हो गया, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस कब बोलेंगे? जब हीट ट्रांसफर जीरो होगा, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जब हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। तो हमें पता है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, करेक्ट। एडियाबेटिक प्रोसेस को हम कैसे लिखते हैं? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज व्हाट? इट इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो इस गामा को ही हमने एडियाबेटिक कांस्टेंट बोला है और गामा की वैल्यू होती है सीपी बाय सीवी। और ये जो सीपी होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा सीवी स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट। तो ये जो सीपी है वो ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू सीवी ऑलवेज, करेक्ट। और गामा अगर सीपी ग्रेटर देन टू सीवी है तो डेफिनेटली जो गामा की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 ही हमको मिलेगी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे होगा। बाकी इसको सीपी वाई इट इज ग्रेटर देन सीवी ये भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की हेल्प से, करेक्ट। सो देखो पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरीके से हम एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो कि क्वेश्चन में हमें प्रेशर वॉल्यूम दिया है तो हम फर्स्ट वाली यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम नहीं दिया, डेटा में प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में दिया है ना, तो हम क्या करेंगे? हम पीवी गामा का यूज नहीं करेंगे, सेकंड वाली का यूज करेंगे। तो इसमें से आप कोई एक याद रख सकते हो कि फर्स्ट वाली को हमने याद किया पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं, जैसे कि ये जो आपको पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट दिख रहा है इसको मुझे पी वन माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? सबसे पहले पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिखता हूँ। फिर उसके बाद मुझे पता है आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब मुझे एलिमिनेट किसको करना है? वी को करना है। तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन से वी की वैल्यू निकालता हूँ जो कि हो जाएगी एनआरटी बाई पी। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, ठीक है। तो ये देखो पी और ये हो जाएगा एन आर टी बाई पी, और ये हो जाएगा हमारा गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ऑलराइट, एन आर टी बाई पी और गामा। अब उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर? करेक्ट। अब देखो यहाँ पर हमें ये जो एन आर की पावर गामा ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी पावर 1 टी पावर गामा, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है पी पावर गामा, करेक्ट। और यहाँ पर है हमारे पास में एन आर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर जो एन आर पावर गामा है वो तो कांस्टेंट ही है, ये पी
पावर 1 है, ये पी पावर गामा है। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी 1 माइनस गामा, और ये जो टी पावर गामा इक्वल टू एनआर गामा को उधर भेज दो तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। तो देखो हमने ये प्रूव कर दी सेकंड वाली इक्वेशन भी फर्स्ट की हेल्प से, पी 1 माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो कभी क्वेश्चन में अगर प्रेशर और टेम्परेचर दिया तो हम लोग यूज करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन। अब देखते हैं थर्ड वाली इक्वेशन, ये कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं थर्ड वाली को। अगर थर्ड वाली इक्वेशन में देखो आप, ठीक है, तो थर्ड वाली में हमें यहाँ पर टी वी दिया, मतलब प्रेशर नहीं है इसमें। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को थर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें प्रेशर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, करेक्ट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट मुझे पता है, बाकी हम ये पीवी पावर गामा को भी प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। सो पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट है यहाँ पर, एंड हमें एलिमिनेट करना है यहाँ पर पी को, क्योंकि हमें टीवी गामा -1 में कन्वर्ट करना है। तो दोबारा से वही आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, करेक्ट। यहाँ पर हमें एलिमिनेट करना है पी को, तो पी की वैल्यू हो जाएगी एनआरटी बाई वी। अब मैं इस पी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा, सो व्हाट आई विल गेट हियर, अगर यहाँ पर मैं पुट करता हूँ सो मुझे मिलेगा एन आर टी बाई वी, वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये मिल जाएगा आपको, करेक्ट। सो एन आर तो कांस्टेंट है, इसको उधर भेजो तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और ये टी हो जाएगा, और ये वी, और वी पावर 1, तो ये गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमें मिल रहा है वी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमें मिलता है। देखो ये भी प्रूफ हो गई थर्ड वाले। तो इस तरीके से अगर आप एक इक्वेशन को याद रखते हो तो बाकी के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको, या फिर आप तीनों की तीनों इक्वेशन को भी याद रख सकते हो। ऑलराइट, तो हमने इस तरीके से तीनों इक्वेशन को प्रूव कर दिया। आपको एक याद रखनी है, फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करके हमें उस टर्म को एलिमिनेट कर देंगे जिसको हमें हटाना है वहां पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों के बारे में। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस is compressed adiabatically to 8 by 27 of its original volume, then raise in temperature is what। तो इस क्वेश्चन में रेज इन टेम्परेचर पूछा गया है, कितना होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें दिया गया कि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है एडियाबेटिकली, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई, और हमारे पास में टेम्परेचर और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है, करेक्ट। तो हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है, और हमें रेज इन टेम्परेचर पूछा गया है कि कितना होगा। तो हमें एडियाबेटिक इक्वेशन का यूज करना है, लेकिन एडियाबेटिक में भी हमने 3 पढ़ी हुई है, अभी भी पढ़ी थी। फर्स्ट है हमारे पास में पीवी गामा, फिर है पी 1 माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एंड देन टी वी गामा -1। तो हमारे पास में वॉल्यूम टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन टी वी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट, ये लिखा जा सकता है। अब अगर दो स्टेट के बीच में लगाएं तो इसे लिख सकते हैं T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1, करेक्ट। अब इसे हम लोग एडियाबेट, इसको हम मोनोटॉमिक गैस मान के चलेंगे कि ये जो हमारा पिस्टन और सिलेंडर है, इसके अंदर जो गैस है वो मोनोटॉमिक गैस है। अगर मोनोटॉमिक गैस होगी तो जो एडियाबेटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम लोग लेंगे 5/3, करेक्ट। ये आपको याद रखनी है कि अगर मोनोटॉमिक गैस है तो उसके लिए एडियाबेटिक कांस्टेंट की वैल्यू 5/3 होगी। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें T1 तो दिया ही है, तो T1 कितना गिवन है यहाँ पर, T1 हमारे पास में 27 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अब इसे अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं 273 का ऐड करूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा देन इट इज हाउ मच, इट इज द 300 केल्विन, ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं T2। सो T2 इक्वल टू व्हाट, इट इज द T1 V1 बाय V2 पावर हो जाएगा गामा -1। सो व्हाट इज द T1 हियर, अगर T1 की बात करें तो कितना 300 है। व्हाट इज द V1, अगर V1 बाय V2 की बात हमें करनी है यहाँ पर, करेक्ट। सो हमें क्या बोला गया है, an ideal gas at 27 डिग्री सेल्सियस compressed adiabatically to 8 by 27 of its original volume, करेक्ट। तो ओरिजिनल वॉल्यूम का 8/27 हो जा रहा है। तो अगर मान लो कि इनिशियल वॉल्यूम को मैं V बोलूं तो जो फाइनल वॉल्यूम मेरा हो जाएगा
है ना, या फिर बोलो कि V1 इक्वल टू V बोलो, तो फाइनल वॉल्यूम V2 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 8/27V। ये क्लियर हो रहा है? तो इसको पुट करते हैं हम लोग V डिवाइडेड बाई 8/27V, और ये हो जाएगा हमारा गामा -1। सो गामा है हमारा 5/3 -1। V से V को कैंसिल आउट करेंगे, सो नाउ वी हैव 300, और ये हो जाए 27 डिवाइडेड बाई 8, और ये गामा, ये 5/3 -1, सो इट इज हाउ मच एवरीवन? 2/3। तो ये 2/3 हो जाएगा। सो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? 300, फिर उसके बाद क्योंकि देखो इसमें 2/3 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो, कैसे लिखो आप इसको? ऐसे लिख लो, देखो 27/8 1/3 की पावर 2। तो 1/3 मतलब हमारा रूट क्यूब हो जाएगा हम पर, करेक्ट? तो अगर रूट क्यूब होगा तो ये हो जाएगा हमारा 27 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3, और यहाँ पर 2। सो और इसका भी स्क्वायर करना है, समझ में आ रहा है आपको? सो T2 इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है? 300, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा 2, और फिर उसका स्क्वायर कर दो। सो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 300, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को? 9/4। अब उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 675 केल्विन। दिस इज द T2 वैल्यू। तो T2 आ गया हमारे पास में 675 केल्विन। ऑलराइट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? रेंज इन टेम्परेचर पूछा गया है, हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछा। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। करेक्ट? सो व्हाट इज द T2? इट इज 675, एंड व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर? ये T1 है। व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर? इट इज 300। सो आंसर आ जाएगा हमारा 375 केल्विन। ये होगा हमारा रेंजिंग टेम्परेचर। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। 375 केल्विन। ऑलराइट, तो इसको नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a monatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in the cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to the temperature T2 by releasing the piston suddenly. If L1 and L2 are the length of the gas column before and after the expansion, respectively, then T1 by T2 is given by. So इस क्वेश्चन में हमें T1 by T2 पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स सी इट एवरीवन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक पिस्टन बना लेते हैं। एक सिलेंडर बना लिया, और ये हो गया पिस्टन, और इसके अंदर कुछ गैस है। करेक्ट? अब मोनोटॉमिक आइडियल गैस, मोनोटॉमिक गैस है, तो हमें एडियाबेटिक कांस्टेंट पता चल गया। गामा इक्वल टू 5/3 होता है, ये हमने पहले भी बात की थी। इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल टेम्परेचर, एनक्लोज द सिलेंडर फिटेड विद द फ्रिक्शनलेस पिस्टन। करेक्ट? The gas is allowed to expand adiabatically to the temperature T2 by releasing the piston suddenly if L1 and L2 are the length of the gas column before and after the expansion respectively. तो इनिशियली जो लेंथ है वो है L1, अभी एक्सपांड करेगा। करेक्ट? तो लेट सपोज यहां से लेकर यहां तक ये पहुंच गया। करेक्ट? और ये हो जाएगा आपका L2, L1 एंड L2। ऑलराइट, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है? वो है हमारा A। क्रॉस सेक्शन एरिया है A यहाँ पर। अब यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है, एडियाबेटिकली हो रहा है, तो एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस का यूज किया जा सकता है। हम वॉल्यूम यहाँ पर निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। स्टेट 1 और स्टेट 2, ये हो गई स्टेट 1 और हो गई स्टेट 2। तो स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में मैंने एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस का यूज किया। ऑलराइट,
अब मुझे T1 बाई T2 का रेशियो बोला गया, तो T1 बाई T2 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में V2 बाई V1 गामा -1। सो व्हाट इज द V2? V2 क्या होगा यहाँ पर? A L2। व्हाट इज द V1? इट इज A L1 गामा -1। अब इसमें एडियाबेटिक कांस्टेंट कितना होगा? क्योंकि मोनोटोपिक गैस है, तो 5/3 -1। ए से ए को कैंसिल आउट करो। सो दिस इज व्हाट L2 बाई L1 एंड 5/3 -1, सो ये हो जाएगा आपका 2/3। सो दिस इज द T1 बाई T2 रेशियो। तो T1 बाई T2 रेशियो हमें क्या मिलेगा? L2 बाई L1 2/3। करेक्ट, ये हमें मिलने वाला है यहाँ पर। सो T1 बाई T2 इक्वल टू व्हाट? L2 बाई L1 पावर 2/3। सो यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल्स के बारे में। करेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास में थर्मोडायनेमिक साइकिल A B C D A गिवन है। करेक्ट, यहाँ पर हमारे पास में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व है और हमें इसे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं A to B। तो अगर A to B प्रोसेस को हम देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। करेक्ट, तो A to B में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। पहली चीज तो हमें ये समझ आती है एनालाइज करने पर। अगर आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो PV इक्वल टू nRT होती है और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, है ना। अगर A to B देखा जाए तो जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। अब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिल रही है और ये एक हाइपरबोलिक कर्व भी होगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम किस टाइप का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सो लेट्स सी इट एवरीवन। अगर मैं ए को यहाँ पर ले लूँ और बी को यहाँ पर ले लूँ, सो क्या होगा इसमें? ए टू बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो अगर ए को यहाँ लेते हैं और बी को यहाँ पर लेते हैं, तो अगर आप देखोगे ए टू बी, तो जो हमारा प्रेशर है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम यहाँ पर कम हो रहा है। करेक्ट, तो ए टू बी अगर आप ध्यान दो तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। तो मतलब ये कर्व हमने सही ड्रॉ किया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, कर्व को हाइपरबोलिक बना लेते हैं। ऑल राइट, फिर उसके बाद बात करें बी टू सी। अगर आप बी टू सी देखोगे तो प्रेशर कांस्टेंट है सेकेंड प्रोसेस में। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बी टू सी मतलब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर प्रेशर आपका कांस्टेंट है। ये बी टू सी हो गया। फिर थोड़ा और ध्यान दो सी टू डी। सी टू डी में जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा कर्व बनेगा। करेक्ट, फिर आगे देखो डी टू ए, फिर से प्रेशर कांस्टेंट। तो मतलब अब हम इसे करेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा जब हम पीवी ग्राफ बनाएंगे, इस पीटी को पीवी में कन्वर्ट करेंगे। बताओ, ये चीज क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बना लिया। अब नेक्स्ट हमें कन्वर्जन करना है V2 कर्व में। इसको भी देख लेते हैं। V2 में कन्वर्जन करते हैं। तो नेक्स्ट हमें VT कर्व बनाना है ना, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो दोबारा से वही काम। सबसे पहले प्रोसेस A टू B देखते हैं। करेक्ट, A टू B, वही बात। A टू B हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है यहाँ पर। करेक्ट, दूसरी चीज, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होना चाहिए। करेक्ट, अब यहाँ पर हमारे पास में वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व है। ऑलराइट, इसको हमें ड्रॉ करना है। तो अगर मैं A टू B देखूं
क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये वर्टिकल लाइन क्या बता रही है? ये वर्टिकल लाइन बता रही है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है हमारा, करेक्ट। तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। अब ये वर्टिकल लाइन अगर आप देखो, ए से बी जाने पर वॉल्यूम कम हो रहा है, करेक्ट, और ऐसा होना भी चाहिए था। ए टू बी हमारा क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो इनमें इनवर्स रिलेशन है। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, ऑलराइट। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट भी है। फिर आगे बढ़ते हैं, बी टू सी देखते हैं। बी टू सी अगर प्रेशर देखें, प्रेशर बी टू सी कांस्टेंट रहता है, और ए टू डी में भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो प्रेशर बी टू सी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए टू डी। सही है। अब हमें वी टू बनाना है ना। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ड्रॉ करना है बी टू सी। प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब मुझे पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, ये भी मुझे मालूम है पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। पी वी इक्वल टू एन आर टी, करेक्ट। तो यहाँ पर पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है हमारे पास में। अब वी बाई टी इक्वल टू एन आर बाई पी। तो वी बाई टी क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा हमारा, करेक्ट। स्लोप है, वी वर्सेस टेम्परेचर स्लोप हो गया। तो अगर v बाई टी स्लोप में देखें तो जो एन आर बाई पी के इक्वल है ये। अब एन आर तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दो प्रेशर आ रहा है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? जो स्लोप है वो कम होगा, करेक्ट। तो अगर हम स्लोप का कंपैरिजन करें बी टू सी और डी टू ए में, प्रेशर कांस्टेंट तो किसका स्लोप ज़्यादा होगा? जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर स्लोप कम होगा, करेक्ट। तो जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो आप कैसा बना सकते हो? इसमें एक तो पहली चीज तो कांस्टेंट है, एन आर बाई पी। पी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन कौन ज्यादा कौन कम ये डिसाइड करेंगे प्रेशर से, कहाँ पर प्रेशर कम है और कहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऑलराइट। और एक हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब देखो डी टू ए दोबारा से टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कम हो रहा है। अगर आप देखो डी टू या सी टू डी प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो देखो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, जिस तरीके से, करेक्ट। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ए बी सी, सी टू डी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं डी टू ए। डी टू ए अगर हम बात करें, जो प्रेशर है हमारा वो कांस्टेंट है, करेक्ट। प्रेशर कांस्टेंट है डी टू ए, ठीक है। लेकिन बी टू सी के कंपैरिजन में प्रेशर कम भी है। तो यहाँ पर जो स्लोप रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, एन आर बाई पी से देखें। लेकिन यहाँ पर जो स्लोप रहेगा, ये प्रेशर कम है तो स्लोप क्या जाना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये है थीटा वन और ये है थीटा टू, तो कौन ज्यादा होगा? थीटा टू ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू थीटा वन। या फिर बोले टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टू टेन थीटा वन, करेक्ट। सो टेन थीटा टू ग्रेटर देन होगा टेन थीटा वन से। तो हमारा कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो आई होप आपको ग्राफ कन्वर्जन क्लियर हुआ है। तो जब हमें ग्राफ कन्वर्ट करना है तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम एक करेक्ट कन्वर्जन कर पाएंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पर थीटा वन जो है वो कम है और थीटा टू ज़्यादा है, क्योंकि जो प्रेशर है बी टू सी ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्लोप कम होगा, लेकिन कांस्टेंट भी है, इसलिए यहाँ पर स्लोप आपको कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, करेक्ट। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। Let's see this question, everyone. In which of the following process heat is neither absorbed nor released by the system?
तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि हीट एडियाबेटिक प्रोसेस में ना तो सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम का कोई भी हीट ऑब्जर्व या रिलीज नहीं होती है। तो अगर कोई भी प्रोसेस अगर फास्ट हो रही होगी तो फिर उसे क्या बोलेंगे हम लोग। तो मान लो कि एक सिस्टम है, ये स्टेट 1 और ये स्टेट 2। अब हमारा पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 पर बहुत ही फास्ट जाता है। तो अगर फास्ट जाएगा तो यहाँ पर सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम हीट एक्सचेंज करने के लिए टाइम ही नहीं होगा, करेक्ट। क्योंकि हमें पता है कि हीट ट्रांसफर होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम की तो रिक्वायरमेंट होगी, और अगर 1 to 2 हम लोग बहुत फास्ट चले जाएं या 2 to 1 बहुत फास्ट आए तो यहाँ पर टाइम ही नहीं होगा, और जब टाइम ही नहीं है तो हीट ट्रांसफर जीरो होगी। तो अगर कोई भी प्रोसेस फास्ट हो रही है तो वो भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो फास्ट प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अपोजिट अगर कोई भी प्रोसेस बहुत ही स्लो हो रही है, अगर स्लो हो रही होगी तो यहाँ पर सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम हीट एक्सचेंज करने के लिए इनफ टाइम होगा। लेट सपोज स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाते हैं और बहुत ही स्लोली स्लोली जा रहे हैं, करेक्ट। तो स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, इधर से गए और काफ़ी स्लोली गए। तो मान लो कंप्रेशन की वजह से कुछ टेम्परेचर बढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर सिस्टम सराउंडिंग से और सराउंडिंग सिस्टम में हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो जैसे टेम्परेचर और जो सिस्टम होगा वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो आपने कंप्रेशन किया तो इसकी वजह टेम्परेचर बढ़ा, पर टेम्परेचर बढ़ा तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उतना ही सिस्टम का बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर होगा वो हीट का फ्लो कर देगा, इस वजह से टेम्परेचर दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी प्रोसेस स्लो है तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, करेक्ट। So if process is slow, then it is the isothermal process, and if any process is very fast, then it is the adiabatic process. तो I hope आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। So now we will discuss about the comparison between the slope of isothermal and the adiabatic process. So let's suppose हमारे पास में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, और इसमें दो कर्व है कुछ इस टाइप से। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एडियाबेटिक है एंड कौन सा आइसोथर्मल है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी इट एवरीवन। सबसे पहले आइसोथर्मल का देख लेते हैं कि स्लोप क्या होगा। तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले पी को बाहर रखा, डीबी हो गया वी का डिफरेंशिएशन, फिर बी को बाहर रखा, ये डीपी हो गया। और आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो ये जीरो हो जाएगा, करेक्ट। फिर यहाँ पर वी डी पी इक्वल टू माइनस पी डी बी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास में डी पी बाई डी वी इक्वल टू होगा माइनस पी बाई वी, करेक्ट। तो ये आइसोथर्मल का हमारे पास में स्लोप हो गया। सिमिलरली अब एडियाबेटिक का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एडियाबेटिक का देखते हैं, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, करेक्ट। पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या करना है, इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पी को एज इट इज रखेंगे, गामा वी गामा माइनस वन डी वी प्लस, अब यहाँ पर वी गामा को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ पी हो जाएगा डी पी इक्वल टू जीरो। उसके बाद में पी गामा वी गामा माइनस वन डी वी इक्वल टू माइनस वी पावर गामा डी पी हो जाएगा। हमें डी पी बाई डी वी चाहिए, तो डी पी बाई डी वी हो जाएगा हमारे पास में, और डी पी बाई डी वी हो जाएगा हमारे पास में पी गामा वी गामा माइनस वन माइनस वी पावर गामा, करेक्ट। ऑल राइट, फिर उसके बाद में डी पी बाई डी वी इक्वल टू होगा पी गामा वी गामा माइनस वन, करेक्ट, और माइनस पहले से बाहर है, प्लस, और ये वी गामा माइनस वन प्लस गामा, ऑलराइट। बट ये डिनोमिनेटर में तो माइनस गामा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं माइनस गामा लिख देता हूँ।
क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा तो v पावर माइनस गामा होगा। अब इसमें देखो आप, इससे कैंसिल आउट हो रहा है, क्या क्या बचा है हमारे पास में, dp बाई dv इक्वल टू माइनस गामा p बाय ये v पावर माइनस 1 को हम 1 बाय v लिख सकते हैं, तो ये मिल जाएगा। अब ये स्लोप है हमारा एडियाबेटिक का, करेक्ट। तो हम यहाँ पर अगर देखें, जो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक आया हमारा, स्लोप एडियाबेटिक का जो आया है, करेक्ट, वो ज्यादा है गामा टाइम्स आइसोथर्मल के कंपेरिजन में। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, करेक्ट, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। कितना ज्यादा होगा, गामा टाइम्स ग्रेटर होगा। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो एडियाबेटिक है उसका स्लोप ज्यादा होगा और वो भी गामा टाइम ज्यादा होगा। तो अगर इसमें से देखें हम कौन सा होना चाहिए, तो जो फर्स्ट वाला है वो एडियाबेटिक होना चाहिए। तो फर्स्ट एडियाबेटिक होगा और जो सेकंड होगा वो हमारा आइसोथर्मल होगा, करेक्ट। तो सेकंड वन आइसोथर्मल, फर्स्ट हमारा एडियाबेटिक होगा क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास पीवी कर्व है और हमें फाइंड आउट करना है कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसोथर्मल है, तो हम स्लोप देख के पता कर सकते हैं। जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक होगा, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल होगा। Let's see this question. A monatomic gas at pressure P having volume V expand isothermally to the volume 2V and then adiabatically to the volume just in V. The final pressure of the gas is what? इस क्वेश्चन में हमें फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है, गैस का क्या होगा। लेट्स सी कैसे से हम लोग कर सकते हैं। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। मोनोटोमिक गैस है तो एडियाबेटिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 5/3, ये हमें मालूम है, करेक्ट। And gas at the pressure P having the volume V expand isothermally to volume 2V. Pressure P volume V, ये हो गया स्टेट नंबर 1। एंड यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर वॉल्यूम था V। ऑलराइट, तो सबसे पहले आइसोथर्मल हो रहा है, देन उसके बाद एडियाबेटिक, और देन वॉल्यूम हो जा रहा है कितना, 16V। वॉल्यूम होगा 16V। प्रेशर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑलराइट, सो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग, सबसे पहले आइसोथर्मल है 1 to 2, करेक्ट। तो स्टेट 1 से 2 पर देखें, 1, स्टेट 1 to 2। तो अगर स्टेट 1 to 2 देखेंगे तो यहाँ पर हमारी आइसोथर्मल, तो हम क्या लिख सकते हैं, P1V1 इक्वल टू P2V2। अब हमें प्रेशर स्टेट 2 पर फाइंड आउट करना है, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P1V1 बाई V2, करेक्ट। सो P2 इक्वल टू P1 एंड प्रेशर एट द स्टेट 1 कितना है, P है, वॉल्यूम कितना है, V है, और स्टेट 2 पर वॉल्यूम है 2V। V से V गया, स्टेट 2 पर जो प्रेशर आ रहा है वो है P/2। नाउ हम लोग देखेंगे 2 to 3। सो अगर 2 to 3 देखें, सो फिर क्या हो रहा है, जो 2 to 3 है वो हमारी है यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम लिख सकते हैं P2V2 गामा इक्वल टू E3V3 गामा। हमें P3 फाइंड आउट करना है, यहाँ पर वो जगह P2V2 बाई V3 पावर गामा। सो P2 हो जाएगा P/2, V2 कितना होगा 2V, एंड V3 हो जाएगा 16V। गामा की वैल्यू
5/3। अब यहाँ पर v से v गया 1/8, p/2 1/8, 5/3। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। p/2 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 करेक्ट। 5/3। अब अंदर अगर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट को ओपन करें, तो 1/5/3 1 ही होगा, एंड 2/3 2 इंटू 5/3 में 3 से 3 कैंसिल हो, 2 पावर 5 32, और 32 इंटू 2 करेंगे तो 64। तो आंसर आ जाएगा p/64। सो ये होगा हमारा प्रेशर एट द स्टेट 3। तो हमें थर्ड स्टेट पर प्रेशर मिल गया p/64। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी।